नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। सरकार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है। सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें निर्देश है कि वो जिलों में जाकर विकास कार्यों की वास्तु स्थिति जाने और 4 दिसंबर तक रिपोर्ट दें। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे बिहार सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है, पूरे बिहार में विकास की स्थिति क्या है यहीं से तय होता है। इस बार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जिलों में जाएं और विकास कार्यों की असली स्थिति क्या है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाएं। इस वक्त हमारे हाथ में एक लेटर है। संजय कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है, जिसमें विभागीय सचिव को आवंटित जिलों के भ्रमण एवं उन जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र तैयार करने के संबंध में। यानी कि इसमें साफ साफ है कि कई सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो तमाम जिलों में जाएं और वहां पे सरकार के तरफ से जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसकी जानकारी 4/12/2020, देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, योजनाओं कार्यक्रमों की प्रकृति के अनुरूप निदर्शन हेतु विहित प्रपत्र हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर दिनांक 4/12/2020 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार, यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप तमाम जिलों में जाएं और सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं और इसके लिए जो डेट मुहैया कराया गया है 4/12/2020, यानी कि नीतीश कुमार जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन तक तमाम अधिकारियों की तरफ से जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में हो रही बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सुशील मोदी, डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ लगभग सभी विधायक और विधान पार्षद मीटिंग में मौजूद हैं। चुनाव में जीत के बाद भाजपा आज विधानमंडल दल की बैठक भाजपा ने बुलाई है। आप देखिए अटल सभागार में भाजपा के सभी विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आप मंच पर देख पा रहे होंगे सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित प्रदेश संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र जी, वो बैठे हुए हैं। साथ ही और भी कई संगठन के जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ सभी मंत्री, विधायक यहाँ पर और विधान पार्षद, चूँकि विधानमंडल दल की बैठक है तो सभी नेता इस बैठक में मौजूद है और चुनाव को लेकर मंथन इस बैठक में होगी। जिस तरह से हार जीत हुई है उस पर चर्चा की जाएगी विधायकों से। साथ ही साथ जो विधायक इस चुनाव में हार गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट लिया जाएगा। तो ये बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है। चुनाव के बाद पहली बार एक साथ सभी नेता पार्टी में बैठ रहे हैं और यहाँ पर सभी नेता जो हैं वो चुनाव में जो जीत हार है उस पर बातचीत करेंगे। तो पूरी तैयारी यहाँ पर पार्टी दिखा रही है कि किस तरह से, और खास करके आज सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और सभी विधायकों के बीच वो यहाँ पर मौजूद भी है। तो काफ़ी अहम बैठक ये माना जा रहा है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी अब बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, तो ऐसे में वो अब कह सकते हैं कि विधानमंडल की दल की जो ये सम्मिलित बैठक है उसे वो ले रहे हैं और माना जा रहा है कि ये उनकी आखिरी बैठक है जिसमें वो विधानमंडल दल के सभी सदस्यों के साथ बैठे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए, साकेत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। साकेत, इस पूरे मामले पर अपडेट क्या कुछ आ रहा है, बताइए। देखिए, ये जो बैठक सुकन्या बुलाई गई है, ये चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है और उसके बाद कई ऐसे भी विधायक थे जो हार गए हैं, तो ये तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। और खासतौर से ये जो बैठक है, इसे जब बुलाया गया था तो इसमें कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस जो चुनाव के प्रभारी रहे बीजेपी के, वो इस बैठक में रहेंगे। साथ ही भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में आने वाले थे और संगठन के तरफ से बीएल संतोष, यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी रहेंगे। तो तमाम लोग यहाँ पर बैठक में समीक्षा करेंगे।
लेकिन उन लोगों का कार्यक्रम किसी कारणवश कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर सुशील कुमार मोदी प्रदेश अध्यक्ष सहित और कई नेता मौजूद रहे और उनके अध्यक्षता में यहाँ बैठक चल रही है। और एक सबसे अहम बात इस बैठक में ये कही जा रही है कि इस बैठक में चूंकि सुशील कुमार मोदी आज राज्यसभा के लिए अपना उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, तो अब वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार के बीजेपी में एक बड़ा चेहरा सुशील कुमार मोदी का रहा है और वही बिहार बीजेपी के नेता के तौर पे भी रहे हैं। तो ऐसे में इस बैठक में वो इस बात को भी अपने विधायकों को बताएंगे, समझाएंगे कि आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो ये एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी भी इस बैठक के बाद अब ऐसा नहीं होगा कि कोई विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें सुशील कुमार मोदी रहेंगे। तो एक अहम बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए साकेत आपका शुक्रिया। सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। सुशील कुमार मोदी ने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो सुशील कुमार मोदी को बधाई देने आए हैं। नामांकन के बाद एनडीए के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा किया। के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी और हम पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सभी विधायकों ने और समर्थन का हस्ताक्षर किया है। इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है, ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम सुशील मोदी के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बधाई देते हुए निर्विरोध जीतने का दावा किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सुशील मोदी निर्विरोध चुने जाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से उनकी जीत तय है। एनडीए के सभी घटक दल हमारे साथ हैं और हम लोग बहुमत में हैं। क्या लगता है सुशील मोदी अब केंद्र में जाएंगे और क्या मानते हैं कि बिहार के लिए और कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? निश्चित रूप से बिहार को तो लाभ केंद्र सरकार से मिल ही रहा है और जब सम्मानीय श्री सुशील कुमार मोदी जी दिल्ली में अपने किसी बड़े भूमिका में रहेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से बिहार को मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी की जीत का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधा। संजय मयूख ने कहा कि विपक्ष चुनाव में हार के बावजूद लगातार जनादेश का अपमान कर रहा है, उसे लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। महागठबंधन तो संसदीय परंपराओं को तार तार कर रहा है। निरंतर जो गतिविधियां रही है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे स्पष्ट जनादेश हो, हर मुद्दे पर जिस प्रकार से महागठबंधन प्रहार कर रही है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अशुभ है। उसे लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, उसे राजशाही पर भरोसा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बताएं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मोहन भागवत का दौरा आरएसएस के हिडन एजेंडे का हिस्सा है, जबकि जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि क्या अब देश में कहीं भी जाने से पहले कांग्रेस से परमिशन लेना होगा। वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता इस तरह की बयानबाजी बंद करें। मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है
उनके दौरे पे वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेज़ी से फैलाना चाहेगी। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीज़ा पासपोर्ट देने के? अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई ज़मीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी, उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख के दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि बिहार में लड़ाई मनुवाद और अंबेडकरवाद की है। जो नागपुरी एजेंडा को ही लागू करना है तो मोहन भागवत जी को आना कोई मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। वो पहले भी आए, लेकिन अब आना तो मेरा तो ये होगा कि स्टेफनी बाबू उनको एक अन्य मार्ग में ही सम्मान के साथ उस कार्यकारिणी की बैठक वहीं बुला लें और वहीं पर तय कर दें, मोहन भागवत जी का सम्मान करें, क्योंकि बिहार की जनता तो मनुवाद के खिलाफ है। सासाराम में शादी ब्याह के दौरान जमकर फायरिंग हुई। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद हर फायरिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौका शादी ब्याह का है। रंग बिरंगी महफिल सजी है। ऑर्केस्ट्रा पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाने के धुन बज रहे हैं और उस पर बार बाला जमकर ठुमके लगा रही है। महफिल में मौजूद हर शख्स इस नाच गाने के बीच होसा गया है। लेकिन ये क्या, मंच के ठीक सामने दर्शक दीर्घा में हथियारों का मेला सा लगा है। किसी के हाथ में पिस्टल है तो कोई खुलेआम दो नाली लहरा रहा है। आसमान में दनादन गोलियां दागी जा रही हैं। विवाह समारोह जैसी शुभ घड़ी में आखिर अपराधियों का मजमा क्यों लगा है? एक तरफ मंच पर बलखा रही बार बाला महफिल का दिल जीतने में जुटी है, तो मंच की दूसरी ओर मौजूद बाराती और घराती भी ताल से ताल मिलाने की कोशिश में लगे हैं। तो मंच के सामने मौजूद ये शख्स धाएं धाएं फायरिंग किए जा रहा है। इस महफिल में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और इस गहमा गहमी के बीच खुलेआम खतरनाक हथियार लहराए जा रहे हैं। रोहतास का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही ये तस्वीर लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अजीत न्यूज़ 18 सासाराम। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मामला आपने समझा, लेकिन अब इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि बार बार घटना के बाद भी लोग आखिर समझने को तैयार क्यों नहीं हैं? दिखावे के नाम पर जानलेवा जश्न कब तक चलता रहेगा? आखिर पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों है? बेतिया में पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सिरिसिया ओपी क्षेत्र के गरबुआ गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान नष्ट किया। इस गांव में शराब कारोबारियों ने नहर के दोनों तरफ शराब की भट्टी बना रखी है। अब तक दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन शराब कारोबारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। टीम को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही पुलिस से छापेमारी चल रही है।
100 से ज़्यादा ड्रम में अवैध अधिनियमित शराब ये किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है और अभी कार्रवाई जारी है। क्योंकि मैनुअली ये संभव नहीं हो पा रहा है तो जैसे भी मंगाया जा रहा है। जमुई उद्घाटन के 11 साल बाद भी गर्ल्स हॉस्टल अधूरा पड़ा है। 65 लाख की लागत से इस हॉस्टल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 2013 से ही काम बंद है और कॉलेज के कर्मचारियों ने इस पर कब्जा जमा रखा है और छात्राएं किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। जम्मू जिला मुख्यालय के केकेएम कॉलेज परिसर में एक छात्रावास का निर्माण की आधारशिला 2009 में रखी गई थी, जो गर्ल्स हॉस्टल है। लेकिन बता दें कि ये गर्ल्स हॉस्टल अभी तक पूरा नहीं हो सका, जबकि 2009 में शिलान्यास हुआ। 2013 से इसका निर्माण कार्य बंद है। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, उसके फंड के लगभग 65 लाख की राशि से ये छात्रावास बनना था, जहां यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां को रहने की व्यवस्था होनी थी। लेकिन जो लापरवाही है वो सामने है और किस तरह से अनिर्मित पड़ा हुआ है जो हॉस्टल है वो सामने दिख रहा है, गर्ल्स छात्रावास है। जी, हम लोग इसके बारे में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अवगत कराए थे। 2 बार वीसी सर खुद यहाँ पे आए, अब उनको भी ज्ञापन दिया गया था और पूछा गया था कि सर ये अर्ध निर्माण जो है वो बताए। एक आश्चर्य लगा कि वो बताए कि हमको तो जानकारी में भी नहीं है। तो फिर उनको हम ही लोग के माध्यम से उनको जानकारी दिया गया कि यहाँ का जो महिला छात्रावास था उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण से छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। काफ़ी सुविधाएं होती, जो लड़कियां दूर से आ रही हैं सबसे पहले तो उनको देखा जाता कि उन्हें सबसे पहले यही सुविधा होती कि दूर से आ रही हैं, इनको रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था मिल जाता, तो उनको इतना खर्च उठाना नहीं पड़ता। गरीब घर की लड़कियाँ हैं और हम आए दिन देखते भी आ रहे हैं कि लड़कियों की स्थिति कितनी दयनीय है। छात्राएं परेशान हैं, लेकिन छात्रावास का निर्माण आधा अधूरा है। लाखों रुपए निकासी हो चुकी है, लेकिन इस विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। हाजीपुर में होम्योपैथिक दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित दुकान में लगी आग ने तबाही मचा दी। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण की चादर तेजी से फैलती जा रही है। ऐसे में आम लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्रियों की चिमनियां दिन रात जहरीला धुआं उगल रही हैं, तो सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती तादाद के साथ साथ जहरीला धुआं भी फैलने लगा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के आसमान में एक बार फिर प्रदूषण की काली चादर पसरने लगी है। ऐसे में शहर की आबोहवा इतनी खतरनाक हो गई है कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मुताबिक हवा में प्रदूषण की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो फिलहाल 2.5 गुना से भी ज्यादा है। ये तो आने वाले समय में कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, जो हम लोग निकालते हैं एक कैलकुलेटर के थ्रू, वो सारा कुछ इस पर डिस्प्ले होता है और कल का जो हम लोग देख रहे हैं 158 है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है, वैसे वैसे शहर की आबोहवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। ऐसे में समय पर हम और आप सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय मुश्किल भरा साबित हो सकता है। प्रवीण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। अरवल में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां कुर्था अस्पताल में बीते 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं घटना के बाद सिविल सर्जन के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पीड़ित परिजनों की माने तो यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रमोद पासवान से वो लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन शराब के नशे में धुत डॉक्टर प्रमोद पासवान परिजनों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और इलाज के अभाव में गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर प्रमोद पासवान पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया। सिविल सर्जन ने बताया कि जांच रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रधान सचिव को भेजी जाएगी और इसके बाद जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 मौतें हो गई हैं,
गंभीर विषय है। एक 20 तारीख को, 23 तारीख को होना नहीं चाहिए इस तरह का, इतना शॉर्ट इंटरवल पर जो मौतें हो जाना बहुत गंभीर बात है। और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आगे तक भेजी जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और डीएम सर को भी, और जो भी इस पर एक्शन होना होगा वो निश्चित रूप से होगा। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। अस्पताल में 4 एमबीबीएस और एक आयुष चिकित्सक की पोस्टिंग है, लेकिन मरीजों का इलाज भगवान भरोसे है। न्यूज 18 की टीम अस्पताल पहुंची तो सभी डॉक्टर नदारद मिले और नर्सें मरीजों का इलाज कर रही थी। मरीजों का तो ये भी आरोप है कि उनसे इलाज के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, बाहर से दवाई भी लानी पड़ती है। सिविल सर्जन ने जब इस मामले में सवाल किया तो उन्होंने इस तरह की शिकायत की बात कबूली और जांच कर ऐसे डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही। अच्छा, डॉक्टर बोल को देखो को बार डॉक्टर को बार नहीं देखो हुई डॉक्टर वो सोच जाए को ना छे नीचे डॉक्टर। अब डॉक्टर छे की नीचे कोई पता ही नहीं लागो डॉक्टर छे की नीचे टका को ले कोई टका ली ले ना, दबे टका ली ले। पीएचसी जो सुदूर पीएचसी है उसमें शिकायत मिल रही है मुझे, और अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि अभी पल्स पोलियो चल रहा है, इस अभियान में भी लोग गायब हैं। तो मैं इंक्वायरी कराकर उन पर कार्रवाई करूंगा, उनका वेतन अवरुद्ध करूंगा, साथ ही प्रपत्र को गठित करवाऊंगा अगर उनमें कार्य में शिथिलता पाई गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड। इस